ये हमारा सौभाग्य है कि और हम इस बात पे गर्व भी करते हैं कि आज बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए हमें जो राष्ट्रीय तौर पर हमें जो नेतृत्व हासिल हुआ है वो एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो भगवान बुद्ध के प्रभामंडल से प्रकाशित हैं। उनका जो ध्येय है वो देश के अंतिम व्यक्ति तक उसकी पीड़ा को महसूस करके उसको बुलंदियों पे पहुंचाना। मैं हमारे बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेशनल प्रेसिडेंट माननीय रत्नदीप कामले सर, इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में थोड़ा सा पहले कहना चाहूँगा, सर के बारे में थोड़ा परिचय मैं देना चाहूँगा कि आपने मैकेनिकल में आपने इंजीनियरिंग किया है। आपके प्रोफाइल्स में जैसे आपने लिखा है कि डेवलप मैकेनिकल इंजीनियर्स टू एंटरप्रेनर्स। आपने और भी आपके प्रोफाइल्स में आपने लिखा है कि वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस विथ सम एक्सपीरियंसेस। ऑनरेबल रत्नदीप कामले सर के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी देता हूँ कि सर की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो मार्केटिंग स्किल हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में है, कंसल्टेंसी में है, नेगोशिएशंस में है, परचेसिंग्स में है, सेल्स में है, सॉफ्टवेयर्स में है, प्रोडक्ट्स में है और कस्टमाइज डेवलपमेंट्स में है। मैं सर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सर का जो स्किल है और सर के जो फील्ड है उसमें सर मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं मॉड्यूलरो फर्निशिंग प्राइवेट्स लिमिटेड में। सर डायरेक्टर है यूट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड्स के। सर मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं लोको लेशर्स ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के। सर डायरेक्टर्स हैं जीबी मल्टी केयर हॉस्पिटल्स केयर्स के। सर इंस्पायर टेक्नोलॉजी के एमडी और सीईओ हैं। सर फाउंडर चेयरमैन है बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। और सर का जो मिशन है टू बिल्ड एससी एंड एसटी एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क and becomes world well known organizations to achieve economic growth and to care for the peoples। मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो परिचय है, इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स है जिस पर सर डायरेक्टर है, इतने बड़े सर के एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं हमारे गोंदिया एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के गोंदिया चैप्टर्स की ओर से मैं माननीय रत्नदीप कामले सर को यहाँ पर हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा। माननीय रत्नदीप कामले सर। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे मैंने जो गोंदिया के टीम में कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ, मेरे मित्र उके, इनके भी फोटोग्राफ काफ़ी दिन के बाद देखे जिन्होंने वो एक छोटा सा इनविटेशन सबके हाथ में दे रहे थे। आपको पता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ चीज़ें है, लेकिन फिर भी आपके पास में यहाँ के जो गोंदिया चैप्टर के लोग जो थे वो पर्सनली आपके पास तक आए, एक एक पर्सन के पास गए। जैसे रमादे सर आज यहाँ पे आए हुए हैं आपके लिए स्पेशल गेस्ट करके, जिन्होंने आज काफ़ी अच्छा चीज़ दिया। तो यहाँ पे गोंदिया चैप्टर की टीम जाकर उनको इनवाइट किया। मैं आज उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने दिल खोल के आज बातें की यहाँ पे। मुझे लगता है कि एक अपने लोग यहाँ पे दिखने के बाद जो अंदर से जो भावनाएं निकलती है, जिस तरह से वो एक प्यार निकलता है और अपने भाइयों के साथ अपनी व्यथा या अपना जो भी सफ़र है वो शेयर करने के लिए जो दिल से बातें कही उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन के बाद में किसी को इतना देर तक सुन रहा था बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत अच्छा लगा ये करने के लिए। और हमारे मित्र बदर जी भी यहाँ पे आए हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर, और उन्होंने गवर्नमेंट की जो छोटी छोटी सी जो स्कीम्स है जो आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ SC ST ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ये स्कीम सभी के लिए है। लेकिन अपने यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो SC ST ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं करके अपन उसके ऊपर उतना फोकस करते कि ये स्कीम आपको एक स्केल अप कर सकता है। और स्केल अप ही नहीं, यहाँ पे ऐसी ऐसी स्कीम्स है जो आपको 50,000 से लेकर 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। कुछ स्कीम ऐसी है जो आपको 1 करोड़ से लेकर आगे 5 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसी स्कीम है जो वेंचर कैपिटल के नाम से जानी जाती है, जिस स्कीम में आपको 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का लोन मिलता है। और ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ SC ST के लिए है, ये बाकी सभी लोगों के लिए ही है।
तो ये सभी बातें जिस तरह से जनरल मैनेजर डीआईसी आपके पास आकर बता रहे हैं, ये फोरम आपको वो जरिया देता है कि आपके पास गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आए, वो आपको बताए, ताकि उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे टारगेटेड रहते जो सेट करना रहता है कि SC/ST एंटरप्रेन्योर सामने नहीं आते। तो आपके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस इज द चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये 10 साल से आपके लिए कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, जिस माध्यम से कि अपने लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। 2019 में भी ये सिमिलर प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, इसी तरह का स्टेज, इसी तरह से लोग अलग अलग जगह पे आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक गोंदिया में एक 100 से 200 लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और सब वो बिजनेसमैन है और हर कोई ये चाहता है कि मुझे भी थोड़ा सा आगे जाना है। कोई ना कोई एक सपना लेकर आया है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ बोर हो गए होंगे या कुछ थक गए होंगे कि घर चले गए, आज सैटरडे है, कोई ज्यादा काम भी नहीं होगा, बहुत सारे ऑफिसेस भी बंद रहते हैं, तो कोई ना कोई एक स्टेप्स आगे चढ़कर यहाँ तक पहुंचा। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। लास्ट में कुछ लेडीज भी आई यहाँ पे, वो पीछे की सीट में भी बैठी है, कुछ लोग भी आए जिन्होंने बैक स्टेज पे बैठे, कुछ सामने जो लोग थे वो चले गए। तो कुछ लोग आते हैं जाते हैं। बिजनेस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बिजनेस करते कभी छोड़ देते, फिर बिजनेस पकड़ते फिर छोड़ देते। लाइफ में ये जरिया चलते रहता है, लेकिन जो टिका रहता है, नाम लीजिए, जयेश रमादे जी। तो कुछ टिके हुए लोग जो रहते हैं वो ऐसे खड़े रहते हैं, क्योंकि आंधी आए तूफान आए, लेकिन आपको खड़ा रहना पड़ता है। भले वो गमछा रहे या सामने एक चमचमाती सफेद वाली गाड़ी रहे, ये दोनों में बहुत सारा अंतर है। वो स्प्लेंडर से लेकर वहां तक पहुंचने का सफर जो है बहुत कठिन है, क्योंकि उतना धूप उतना तप आपको करना पड़ता है, तब जाके आपको ये मुकाम हासिल होता। क्योंकि यहाँ स्टेज पे आने के बाद जो मौका मिलता है बताने का, उन्होंने बोला कि ये सब चीजें बताते वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है वो अंदर से फीलिंग आती है। क्योंकि जब आप रहते हैं तब आपके साथ आपका परिवार, आपके दोस्त, सभी लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन जिसको जो तकलीफ सहन करना पड़ता है वो अकेला खड़ा रहता है। और अकेला जब खड़ा रहता है और जब शेयर करने की बात आती है, तब आदमी जितना दिल खोल के शेयर कर सकता, वो आज मैंने देखा है उनके इमोशनल होकर भी आपके साथ बहुत छोटी छोटी सी बातें शेयर की। मैं भी बहुत बार हर जगह जाता हूँ, हर नंबर ऑफ एरिया में ट्रैवल करता हूँ, लोगों को बातें बताता हूँ। उनका एक नेटवर्क बहुत अलग तरीके से है। मैं जिस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ वो एक अपने लोगों का नेटवर्क है, जहाँ पे मैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ जिनको अभी तक किसी ने उंगली पकड़ के सामने नहीं लाया। बहुत सारे हमारे बहन है या माताएं है जो ऑलरेडी इसके पहले सफर किया लेकिन छोड़ दिया। अभी इस तरह से फोरम है, टेक्नोलॉजी है, आपके पास हर एक चीज बहुत आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन वो आसान चीज आपके तक पहुंचने के लिए आप उसका फायदा नहीं ले पाते। इतने सारे मोटिवेशनल ट्रेनर्स है जो आपको बातें बताते कि बिजनेस में ऐसा करो, ये करो, वो करो, लेकिन वो एक लेवल तक है। जो जोर जोर से चिल्लाते हैं, चिल्ला के बताते हैं, उनका 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसा उनका व्यू होता है, वो व्यू बनाने वाले अपन ही लोग हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन उसका फायदा कितना, आपको इसका सपोर्ट कितना होता है? क्योंकि आप जब सच में सोचोगे तो पता चलता है कि आपको पुश करने वाले आप खुद ही रहते, कोई और नहीं करता है। क्योंकि अपने आप को जब तक एक स्टेप्स नहीं लेंगे तब तक आप सामने नहीं जाते, और आपको वो सामने जाना ही होगा। आज नहीं तो कल आपको वो कमिटमेंट अपने आप से रखनी है कि नहीं, मुझे आगे जाना है। बहुत सारी जगह पे ऐसे लोग मिलते हैं मुझे कि सर मुझे बिजनेस करना है। बहुत बार तो इतना डिटेल में फोन आता है मुझे कि सर मुझे बिजनेस करना है, कुछ गाइड कीजिए। जैसे नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, अपने लोगों का जो बात करने का जरिया है वो बताता हूँ कि वो मुझे क्या पूछते हैं। मेरा नंबर बहुत सारी जगह पे है, तो नंबर ऑफ टाइम मेरा फोन बजते रहता है और बहुत सारे मुझे कभी कभी कट करना पड़ता है। तो लोग पूछते कि सर मुझे बिजनेस करना है। मैं पूछता हूँ कि क्या करना है? नहीं, बोले सर बिजनेस करना है। मैं बोला भाई क्या करना है? तो बोले नहीं सर बिजनेस करना है, कुछ तो कमाना है। बोला कुछ तो सोचा होगा? बोले सोचा तो नहीं सर, लेकिन बाकी लोग पैसे कमाते तो मुझे भी पैसे कमाना है। आप समझ रहे कि क्वेश्चंस किस तरह से आपके तक आते हैं। मैं पूछता हूँ कि कोई तो थॉट प्रोसेस है। मैं उसको पूछता हूँ कि आप कितने पढ़े लिखे, क्या पढ़े लिखे? वो बताता सर मैं 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, मेरा ये लेवल का एक्सपर्टाइज है, मैं ये कर सकता हूँ क्या। ऐसी बहुत सारी बातें होती, लेकिन फिर भी पता चलता है कि वो बिजनेस में जिस तरह से पकना चाहिए या जिस तरह से बातें करनी चाहिए वो अभी भी बातें नहीं हो पाती। बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस के आप
इतने सारे व्हाट्सएप पे या बाकी जगह पे वीडियो देखते हैं तो कभी मुझे लगता है कि यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी जानकारी है। कभी किसी के साथ बात करते वक्त आपका अगर कोई एक बिजनेस के मॉड्यूल के साथ अगर किसी के साथ डिस्कशन अगर करते, एक छोटे लेवल का भी डिस्कशन करते, तो पता चलता कि आपने कोई तो एक बिजनेस मॉड्यूल तैयार तो करके रखा है। अगर वो कॉल मेरे पास अगर आता है, अगर कोई पूछता है कि सर मुझे जो रोड में आजकल या टाइल्स लगती है, वो जो ब्रिक्स बोलते हैं छोटे छोटे से गट्टू जो बोलते हैं, वो गट्टू का बिजनेस, किसी ने बोला कि ये गट्टू का बिजनेस मुझे करना है। तो मैं बोला कि ठीक है, अच्छी बात है करने के लिए, लेकिन बोला इसमें एक्सपीरियंस क्या है? बोले नहीं सर, मेरा दोस्त कर रहा है, उसका ये है। तो बोला उससे पूछा क्या तुमने? बोले नहीं, लेकिन वो पैसा कमा रहा तो मुझे कमाना है। तो क्या होता है, डिटेलिंग क्या लेते हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप इन्वॉल्व कितने हैं किसी बिजनेस में। तो आपका क्या होता है, सबसे पहले जितने भी बार देखा, अभी मैं ऑलमोस्ट आई एम ऑल्सो इनटू द बिजनेस फ्रॉम लास्ट 21 ईयर्स, और मेरा एक 6 साल का खुद का एक्सपीरियंस है जो मेरा इंडस्ट्रीज में है, बीइंग एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं भी एक सुपरवाइजर के लेवल पे काम किया है, और उसमें बहुत सारा वर्करों के साथ काम करना या उनके साथ मटेरियल उठाना, बड़े बड़े डब्बे उठाना, ये उठाना, स्टील की 5-5 मीटर की या 4-4 मीटर की शीट उठाना, ये सब काम किए हैं। तब पता चलता कि उनके साथ कैसे रहना, क्या रहना, कितना डिटेलिंग में जाना, वो वर्कर के साथ में कैसा इंटरेक्शन करना, ये सब बातें आप जब जॉब करते तब पता चलता। आपके लोग भी जब मुझे या अपने लोग जब मुझे पूछते हैं, इस तरह से इंटरेक्शन करते कि सर वो गट्टू का बिजनेस है, तो उसकी डिटेलिंग नहीं, उसको कभी पूछा कैसा बिजनेस किया, क्या लोन किया, कैसा डिटेल किया, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको हर एक बिजनेस में थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपन कभी वर्कआउट नहीं करते, कभी उसके डिटेलिंग में नहीं जाते कि क्या ये मेरा बिजनेस कहाँ तक जाएगा, कितने लेवल तक जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट करके देखे क्या क्या जानकारी है, कितना डिटेल्स लगेगा, कौन सी मशीन्स लगेंगी, क्या लगेंगी, मशीन कितने की आती, कहाँ से आती, ऐसा एक बेसिक लेवल का ओवर तो भी आना चाहिए। कल ऐसे ही किसी का फोन आया था, जैसे एक छोटा इंफॉर्मेशन बताता हूँ, जैसे इन्होंने एक फीमेल की बात की थी करके याद आया। फिर एक कॉल है किसी फादर का मुझे, वो बोला कि सर आपका मोबाइल पे मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, और आपके पुणे के ग्रुप में हूँ, तो सर मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए आपकी कि मेरा एक हॉस्टल है। हॉस्टल तो मुझे लगा चलो एक कोई हॉस्टल्स बनाया होगा बच्चों को रहने के लिए। बोले हॉस्टल सर चलाता हूँ मैं, तो मुझे आपकी तरफ से कुछ लोग मिल सकते हैं क्या? कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स के भी लोग आते हैं तो आपके हॉस्टल्स में आ सकते हैं क्या? एज ए सरप्राइज की बोला टूर्स ट्रैवल्स के लोग क्यों आएंगे वहां पे? बोले सर मेरे पास अकोमोडेशन है। बोला कितना है? बोला 50 लोग आएंगे तो हो सकता है क्या? ही जस्ट सेड यस। मैं फिर से शॉक हो गया कि इतना बड़ा हॉस्टल्स कैसे बोल रहा है और क्या अकोमोडेशन है। बोला क्या चीजें है? बोले नहीं सर बहुत बड़ा हॉस्टल्स है। बोला कितना बड़ा है, कौन चलाता है? बोले मेरी बच्ची चलाती है। बोला ठीक है उसको फोन दो। उसका नाम था तेजस्विनी। क्योंकि मैंने उससे जब बात किया तो काफी देर तक बात किया, ऑलमोस्ट एक 40 मिनट्स बात किया मैंने उसके साथ। मैंने पूछा कि तेजस्विनी ये क्या चीज है? तो बोले नहीं सर मैं एक बच्चों को या कॉलेज के ऑन गोइंग स्टूडेंट के लिए हॉस्टल्स रन करती हूँ। आई एम टेलिंग यू वन एक बिजनेस मॉडल आपको बता रहा हूँ जो जस्ट मेरे आया डिस्कशन में आया करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बोले एक हॉस्टल्स रन करती हो। तो बोले क्या है ये हॉस्टल्स? तो बोले सर मेरे जब से मैंने शादी हुआ उसके बाद से बोले मैं ये बिजनेस में आई हूँ और मेरा ये स्टार्टअप है। तो बोला क्या स्टार्टअप है? तो बोले सर जो कॉलेज गोइंग जो बच्चे आते हैं जिनको पढ़ना रहता है कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, कोई बिजनेस में आते हैं, उनके लिए मैं ये हॉस्टल सर्विसेज देती हूँ। पूछा कितने हॉस्टल्स है? तो बोले सर 10 हॉस्टल है। बोला 10? मैंने फिर और पूछा कि कितने रूम्स होंगे? तो बोले सर काफी रूम्स है, मतलब 26 रूम एक एक हॉस्टल्स में है। बोला इट्स ऑलमोस्ट काफी ज्यादा हो गए। मैं बच्चा कितने बच्चे ये हो सकते? बोले एक हॉस्टल्स में कितने बेड्स लगे? सर आप समझ लीजिए, बोले एक रूम जो है 1 BHK है उसमें 5-5 बेड्स लगे हुए हैं। तो आप समझते हैं 25 रूम्स इंटू मतलब 125, तो 10 हॉस्टल में आप समझ सकते हैं कि बोले 600 लोग ऑक्यूपाई हो सकते हैं। इतना बड़ा हॉस्टल्स है बोले, अलग अलग 10 हॉस्टल लोकेशंस में। नाउ यू कैन कैलकुलेट नाउ कि एक लड़की 10 हॉस्टल चला रही, क्या बिजनेस मॉडल है? मैंने पूछा कि ये कैसे स्टार्ट किया, तो उसने बोला कि सर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए पुणे आई थी, पुणे में मुझे कोई जगह नहीं थी, आई जस्ट वंडरिंग कि मुझे कोई तो भी जगह मिले जहाँ पे कम पैसे में रहे। तो मैं एक 1 BHK के फ्लैट ओनर के पास में गई, जहाँ पूछा कि सर मुझे एक छोटा सा कहीं रहने के लिए जगह दो, आपके पास में कोई और अपॉर्चुनिटी होंगी तो मैं वो ये करूंगी।
तो जब पूछा तो उन्होंने बोले सर आपका पानी किस टाइम पे आता, मैं उसको ऑन ऑफ करके दे दूंगी, जो वहां के टेनेंट है उनको कोई सर्विसेज चाहिए तो वो दे दूंगी। मैं बोला कितना बॉटम लेवल पे वो सोच रही कि उसको एक जगह चाहिए और उससे ही है। बोले जब सर मैंने जब ये चीज किया उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे उसके लिए बोले कि चलो तुमको कंट्रीब्यूट कराता हूँ, मैं एक जगह भी तुम्हारे लिए अलॉट करके दे देता हूँ और ये हॉस्टल्स में तुम कैरी करो। धीरे धीरे करने के बाद उसको उसके अंदर का सब प्रोसेस पता चलने के बाद आज उसके पास में 500 लोगों को रहने के लिए जगह है और एक पर्सन एक महीने के लिए अगर रहता है तो दे आर चार्जिंग फॉर 4000 रुपीज ओनली। कितना? 4000 रुपये पुणे में, वाघोली के अंदर के एरिया में पुणे में। अभी सोच लीजिए कि 500 लोग इंटू 4000 रुपीज कितना हो गया? कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख इंटू 12 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 3 महीने में या बच्चे नहीं रहेंगे या उनके साथ उस तरह का एग्रीमेंट होता ना, यू कैन इमेजिन वो चाहती है कि उसको 40 हॉस्टल्स बनाना है पुणे में। आई जस्ट सेड कि तेजस्विनी आई अप्रिशिएट, बताओ कितना पैसा चाहिए, आई विल इन्वेस्ट इनटू दैट। आप समझ सकते हैं एक लड़की ये हॉस्टल्स की फैसिलिटी लोगों को दे रही, जो लोग हो सकता है कि कोई कॉर्पोरेट पर्सन है उसके पास पैसा नहीं कि इमीडिएटली जॉब करना है, 4000 तो कभी भी दे सकता है। उसको क्या चाहिए? एक बेड चाहिए, एक टेबल चाहिए और एक अलमारी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कॉमन रूम रहेगा, डॉर्मेटरी टाइप की फैसिलिटी, बट वहां पे वो ऐसे किसी कंपनी को टक्कर दे रही जिसका नाम है स्ट्रेंज विला, स्ट्रेंज करके नाम है, स्ट्रेंज रूम्स करके ऐसा कंपनी का नाम है। उसके नियर अबाउट उसने 200 लोगों को कन्वर्ट कर दिया अपने हॉस्टल्स में एंड शी इज प्लानिंग फॉर अनदर 40 हॉस्टल्स इन पुणे। आप समझ सकते हैं एक लड़की इतने लेवल पे जाकर काम कर सकती है, पॉसिबल है? हाँ है। गोंदिया जैसी सिटी है, अगर लोगों को लगता है कि हम बाहर से विलेज से आए, हमको यहाँ पे कोई जगह चाहिए, ऐसे डॉर्मेटरी टाइप का हॉस्टल्स बने, यहाँ पे आजू बाजू में कोई हॉस्पिटल से कोई नर्सेस से उनको रहने की जगह अगर तैयार कर ली तो एक 100 लोगों का 100 बेडेड हॉस्टल तैयार हो सकता है जो इनको आराम से रहने के लिए ऑक्यूपाई करने के लिए दे सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास तैयार हो सकती है। व्हाट माय पॉइंट? सर ने जैसे बोला कि यहाँ 4 और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ सकते हैं और यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए ऐसे ही ऑक्यूपाई करने वाली जगह बहुत ज्यादा लगेंगी। तो क्या ये समझ सकते हैं कि एक हॉस्टल टाइप की एक्टिविटी इट्स क्रिएट 1 करोड़ रुपीज ऑफ अ बिजनेस। तो छोटी सी बात है, मैं नए नए लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, नई नई बातें पता चलती है कि ये क्या बिजनेस है, क्या इस तरह से जा सकते हैं, क्या आगे जा सकते हैं, क्या ऐसी सभी चीजें पता चलती है। लास्ट टाइम पे ऐसे ही मुंबई में किसी एक पर्सन को मैं मिला था, उसने मुझे कॉल किया था कि सर आपसे बात करनी है, आपका वीडियो देखा, मुझे इंटरेक्ट करना है आपसे साथ में, और मैंने एक मशीन डिजाइन किया है। तो बोला क्या मशीन है? तो बोले नहीं सर एक बहुत अच्छी मशीन है दैट वर्क फॉर एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग समझ रहे? एम्बॉसिंग। बोला एम्बॉसिंग तो हाँ देखा है, लेकिन मेटल की है क्या? बोले नहीं सर मेटल बेस है, लेकिन ये एम्बॉसिंग बुक पे करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे करता है, कॉलेज के वो लेवल पे करता है जहां पे कॉलेज के हर ग्रेजुएट या हर पोस्ट ग्रेजुएट लोग या जो पीएचडी करते हैं उनके लिए वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है जहां पे वो एम्बॉसिंग करते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या है ये? तो बोले सर ये चीज मैंने डिजाइन की है। बोला कैसे क्या? बोले सर ये सीएनसी मशीन है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, सीएनसी मशीन। ये सीएनसी मशीन है सर मैंने बनाई है। कॉस्ट कितना है? बोले सर इसका कॉस्ट 6 लाख है, अगर चाइना से वगैरह आती है तो 12 या 15 लाख में आती है, और यूएस से मंगाएंगे तो 25 लाख की आती है। मैंने पूछा तुम्हारा रिज्यूम भेजो मुझे, तो उसने उसका डिटेल्स भेजा मुझे। डिटेल्स भेजने के बाद में पता चला कि ये बंदा कितना पढ़ा लिखा है। एनीवन कैन गेस कि ये सीएनसी मशीन बनाने वाला कितना पढ़ा लिखा होगा? 8वीं फेल। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? 8वीं फेल। अब शॉक कि ये क्या चीज है। जब उसने वीडियो भेजा तब पता चला कि उसने ऐसे एक एम्बॉसिंग मशीन बनाया जिसमें पूरे के पूरे लेटर्स उसने बनाया, वो लेटर्स को कमांड करता है। उसके साथ आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट डाला तो जो भी नाम लिखा है कि अगर एक डायरी है, वो डायरी के ऊपर मुझे गोल्डन इसमें प्रिंट करना है, तो रत्नदीप कामले नाम उसके ऊपर गोल्डन में प्रिंट होके बुक्स चली जाएंगी, प्रिंटिंग होके बाहर आ जाएंगी, और वो इम्बॉस। उसके लिए बहुत अलग तरीके की प्रोसेस करते लोग, उसको प्रेस करके बहुत सारा टाइम चला जाता है। ये हार्डली मैटर्स, 1-2 मिनट के अंदर में आपके पास में बुक आ जाती है। आप समझ सकते हैं कि वो बोले सर ये जो मशीन है 4-5 लाख रुपए किसी यूनिवर्सिटी के बाहर या कॉलेज के बाहर अगर लगा दिया तो प्रोजेक्ट करने वाले लोग जो है आराम से मशीन लगा के 1 साल के अंदर में तो ऐसे ही पैसे निकल जाता, प्रॉफिट में आ जाती मशीन से।
आप समझ रहे हैं, 8वीं पास। मैंने उसको पूछा कि आपका एज क्या है, बोले 52 ईयर ओल्ड। बोला ये क्या चीज है सर? बोले ये बहुत बड़ा है, मुझे इसके अंदर में किसी ने सपोर्ट ही नहीं मिला, सपोर्ट सिस्टम। बोला कहाँ से सीखा ये? बोले सर मैं यहाँ झोपड़पट्टी में रहता हूँ। बोले कहाँ? बोले सर मुंबई की जो झोपड़पट्टी वहां रहता हूँ। बोला ये कैसे क्या सीखा? सर झोपड़पट्टी के बाजू में IIT कॉलेज है पवई। बोला ये कैसे क्या पता ये है? बोले सर मेरे पिताजी वहां पे वो वार्डन वगैरह वो है। तो तुमको कैसे कनेक्ट हुआ? सर हम खेलने के लिए IIT जाते थे। शॉक जर्नी आपको बता रहा हूँ। IIT जाते थे, वो बच्चे कुछ कुछ बनाते थे, हम भी देखते थे, तो हमको भी आदतें हो गई कुछ कुछ बनाने की। तो बोले ये कैसे क्या सीखा? तो बोले नहीं सर ये सीखते गया धीरे धीरे, कंप्यूटर में ये करना, छोटे से प्रिंटर में एम्बॉसिंग करना, ऐसी सब चीजें सीखते गया। 8वीं फेल, और क्या चीजें कर रहा है? एक CNC मशीन। बोला ये प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कहां तक किया? सर बोले मैंने 3 बड़े लोगों को दिखाया। जैसे आप इमेजिन करिए कि मैं 3 बड़े लोग कौन? सर अब्दुल कलाम सर को दिखाया, प्रेसिडेंट बोले। एक एग्जीबिशंस में आए थे, वहां पे उनको मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे अवार्ड भी मिला ये मेरे मशीन्स और ऐसे काम के लिए। प्रतिभाताई पाटिल को उनको भी दिखाया बोले, और प्रणब मुखर्जी साहब उनको भी दिखाया। कितने? 3 प्रेसिडेंट को उसने दिखाया। शॉक। क्या चीजें हो सकती है? एक नॉर्मल पर्सन इस लेवल तक जा सकता, उसके पास में वो मशीनरी लेवल थी। मैं मुंबई में गया, उसको मिला, उसके वो 6x6 का जो उसका यूनिट था अंधेरी के अंदर में, वहां गया। वहां चढ़ने के लिए सिर्फ लोहे की स्टेयरकेस थी। कैसे तो भी अंदर जाने के बाद पता चला कि छोटी सी मशीन है, वो मशीन में ये सब चीजें करता है। कहां से आती है एंटरप्रेन्योरशिप? क्या लेवल की चीज है? क्या पढ़ा लिखा है? सर बोले मैं एक छोटा सा CNC मशीन बना के देता हूँ, IIT वाले को भी समझ में नहीं आता कि ये बनती कैसे करके, मैं बना के दे सकता, वो नहीं बोले। ये टैलेंट है अपने लोगों में। सिर्फ कहीं ना कहीं एक पुश की जरूरत होती है, और वो पुश आपको खुद को कहीं ना कहीं किसी के साथ में सपोर्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आकर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसके पहले कभी इस तरह की मीटिंग या बिजनेस को साथ में लाने की मीटिंग्स कभी इस तरह से अपने लोगों के लिए नहीं हुई। ये प्लेटफॉर्म आपको इस तरह की मीटिंग ये कराता है ताकि नई बातें, नई चीजें आप सीखे। अलग जगह जगह पे जब जाते हैं, अलग अलग बातें जब आती है, तो आपके आजू बाजू में बहुत सारे बिजनेस है, आपको उसको अंडरस्टैंड करने का है। जैसे अगर मैं सर का एक बिजनेस देखता हूँ या जय जी का एक मैं बिजनेस अगर देखता हूँ, तो मैं उनके आजू बाजू में एक 100 बिजनेसमैन अपने देखता हूँ। क्या आपको लगता है कि उनके बिजनेस के बाहर मैं 100 करोड़पति देखना चाहता हूं? ये मेरा देखना गलत है क्या? गलत है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या ये सपना अगर आपने देखा, तो वो 100 बिजनेसमैन उनके बिजनेस के आजू बाजू में तैयार हो सकते कि नहीं हो सकते? नीड अ क्वालिटी। मैंने उनको बोला कि आपके पास में एक सर्जिकल कॉटन लगता है, तो सर्जिकल कॉटन के बहुत सारे बेल्स और बहुत सारी चीजें लगती, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है। हो सकता है ना पहला कस्टमर वो दे, वी कैन गिव अ क्वालिटी। मैं आपको अगर कोई बिजनेस उसमें डालना चाहता, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, सर्जिकल कॉटन के लिए 1 करोड़ में पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप होता है। 1 करोड़ का लोन और बाकी प्रोविजन करने के लिए मैं DIC या बाकी की लोन की जगह पे वहां पे आपको फैसिलिटी अवेल करा के आपको सपोर्ट सिस्टम देना चाहता हूं। कौन आप में से खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है आप में से? कोई लगता है कि एक भी पर्सन उस तरह से आए, तो हो सकता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने, जैसे उन्होंने गिना है कि मैं इतने लेवल के, मुझे दिमाग में आइडियाज आती है कि क्या एक बिजनेसमैन है, उसको स्टेशनरी लग सकती है कंटिन्यूअसली, उनके पास में प्रिंटिंग का उतना ही वर्क है। आई कैन फील अबाउट कि एक ऑफसेट प्रिंटिंग का मशीन डाला जा सकता, जो पूरा का पूरा उनके फाइल्स और बाकी की सब चीजें, मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। मुझे लगता है कि उनके पूरे के पूरे ऑफिसेस को क्लीन करने के लिए, कोई क्लीनिंग के हैंड वॉश करने के लिए, ऐसे जो जो मटेरियल है, उसका एक छोटा सा मैन्युफैक्चर यूनिट में तुम्हारे में से देखना चाहता हूं, ताकि वो उनको कंप्लीटली सप्लाई उस लेवल पे करे, ताकि मंथली लेवल का एक सप्लाई आपके यहां से जाए। क्या ये जा सकता है? हो सकता है उनके पास में एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की एक टीम चाहिए, जो उनके पास में हाउसकीपिंग वगैरह सब करे। हो सकता है आप वो 5 स्टार होटल को जो सफाई करने की क्वालिटी अगर उनको दे सकते हैं, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए उतनी जरूरत है। मैं वो बिजनेस देख रहा हूं। आप क्या देखना चाहते? मैं एक लेडीज को ये देख रहा हूं कि उनके यहाँ पे लगने वाले जितने भी एप्रॉन है, उनको पहनने वाले जितने भी कपड़े हैं, वो कपड़े सब आपके एक आधे लेडीज ने एक गारमेंट का इंडस्ट्री खड़ा करने की जरूरत है, जो उनके पास में कंप्लीटली जा सकता है। क्या आप में से कोई है? नहीं।
क्या ये सोच रहा है? नहीं। तो क्या होता है, सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी चीज को देखते कैसे है। मेरे बाजू में अगर कोई बिजनेसमैन बैठता है तो मैं वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना चालू करता जो अपने लोग वहां पे क्या कनेक्ट कर सकते। अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें, अलग अलग डायरेक्शन से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे वो हर चीज दिखती है। एक छोटा सा वो कील भी रहे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर स्लैब करता तो मैं बोलूंगा कि अभिजीत, मेरे पास में एक सिर्फ कील मैन्युफैक्चरिंग करने वाला आदमी है, आपको अगर किलो से चाहिए, टन से चाहिए तो वो टन से दे सकता है, वो अपना बंदा है। वो ब्रास के खिले चाहिए या फिर मेटल के खिले चाहिए, वो मैं आपको दे सकता हूँ। हो सकता है आप एक हार्डवेयर की दुकान डाले और जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले अपने लोग हैं उनको वो कील्स ये करे। करोड़ों का बिजनेस है जो बाहर जा रहा है। कैन एनीबॉडी? नो वन। तो ये चीजें अगर जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक इस लेवल पे नहीं जाएंगे, तब तक आगे नहीं बढ़े। क्योंकि मेरे पास अगर कॉल आता कि सर मुझे ये बिजनेस डालना ही है, मुझे इसमें आप सपोर्ट करो, इस टाइप का कोई तो सप्लायर होंगे तो आई कैन मैनेज, मैं आपको वो दे सकता हूँ, उस लेवल पे आपके साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में आना चाहते लेकिन उनके पास में उस लेवल की सोच ही नहीं है, वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है। कहीं तो भी आगे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कहीं तो भी आप वो प्रोसेस में जाना चाहिए। जैसे रिसेंटली अभी एक काफी बड़ा टेंडर हुआ था, नियर अबाउट एक 1.6 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास का। एक अपना ही एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके विहार की बिल्डिंग का टेंडर था। आई थिंक मैंने अभिजीत को पूछ किया कि ये टेंडर्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। सर बोले काफी ये है कॉम्प्लिकेटेड। बोला ठीक है, नुकसान तो होगा, लेकिन बोला घुसना तो जरूरी है। जब तक आप एंट्री नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, तब तक इसके अंदर में जा नहीं सकते। आई थिंक वो रिस्क लिया, उसको सपोर्ट सिस्टम मिली, हमने हर अलग अलग तरीके से, हो सकता लॉस भी हो जाए, लेकिन मैं बोला कि जिस जगह पे आज एक तू प्रोजेक्ट कर रहा है उसके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वहां पे एक रिसोर्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो कैन वी कनेक्ट देम? हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट चालू रहते रहते आजू बाजू के रिसोर्ट का भी काम तुम्हारे पास आ जाए, ताकि यहाँ जो जो लॉस हुआ वो लॉस भी वहां पे कवर अप कर सके। एक सोशल आइडेंटिटी तैयार होंगी, किसी ने एक बहुत अच्छा काम चालू किया है ये करने के लिए। लेकिन क्या होता है, वो सोच तक जाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अपन अपने ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती है तो अपन उधर ध्यान ही नहीं देते। तो मुझे लगता है कि आपने आपके एक बिजनेस के साथ इमीडिएटली दूसरा और क्या आने वाला, ये भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक बिजनेस खत्म होने के बाद फिर आप बैठे रहते कि अभी नेक्स्ट क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी थोड़ा सा एक फॉरकास्टिंग लेवल की प्लानिंग होना बहुत जरूरी। मैं आज यहाँ पे आया हूं, चीज ऐसी होगी कि यहाँ पे आज मेरा आना पॉसिबल नहीं था। मेरा मीटिंग मुंबई में और वहां से अलीबाग की तरफ मुझे जाना था, लेकिन पता नहीं कि मेरे साथ 2 या 3 लोग थे, मैंने वो दोनों ही लोगों की टिकट बनाई कि समाउ आई फील कि ये कैंसिल होने वाला है करके, और मैंने उनकी टिकट बनाई। पता नहीं था कि मुझे यहाँ पे आना है नहीं आना, ये बात की बात थी कि, लेकिन मैं लास्ट मोमेंट में टिकट बनाऊंगा करके। लेकिन अचानक 4 तारीख को मुझे पता चला कि वो प्रोग्राम कैंसिल करना है और पोस्टपोन करना है। और मैं यहाँ पे खास रमादी जी यहाँ पे थे और बाकी जो भी टीम थी, तो मुझे भी आना बहुत अच्छा लगता है जब तक मैं लोगों के साथ में नहीं मिलूं, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के सामने जाता हूँ, मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, और वो जो एनर्जी आती है वो एनर्जी कलेक्ट करके फिर से वो कोई तो भी और एक स्टेट में जाता हूँ, उस स्टेट से होने के बाद दूसरे स्टेट में, ऐसा करते करते जितने लोग जुड़ सकते हैं उतने लोगों तक मैं पहुंचता हूँ। और ये इसके लिए कि आप बढ़े, इसके लिए कि आपके बिजनेस बढ़े, इसके लिए कि मैं आपको क्या सपोर्ट दे सकता हूँ, क्या लेवल पे मैं आपको ला सकता हूँ, इसके लिए। लेकिन जब तक वो आपकी एनर्जी, आपके कॉल या आपके रेफरेंस या आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके अगर चेंज नहीं होंगे, हो सकता मेरा यूटिलाइजेशन आपको नहीं होगा। फिर से आप वही पूछेंगे कि सर मुझे बिजनेस करना है, पता नहीं। सर बिजनेस करना हेल्प कीजिए। सर बिजनेस का नाम भी बताइए, बिजनेस किस टाइप की कंपनी डालना है वो भी बताए। मैंने कई सारे कंपनियों का नाम भी बना के दिए, कई सारे कंपनी के लोगो भी बना के दिए, कई सारे कंपनीज को ये भी बताया कि इस तरह का नाम रखेगा, ये लोगो रहेगा तो तुम्हारी कंपनी अच्छी रहेगी। इस लेवल पे लोगों को मैंने सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि आप कितना सामने आते हैं उस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में मैं यहाँ पे बैठा हूं तो आपके साथ के ही लोग मेरे कांटेक्ट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं स्टार्टअप के साथ पैसे डालना है, लेकिन उनको अच्छे स्टार्टअप चाहिए। कुछ रिसेंटली मैं अभी वेस्ट बंगाल के साथ में अभी रिसेंटली मैं कनेक्ट कर रहा हूं, वहां के बहुत सारे लोग अपने साथ में कनेक्ट हो रहे। तो सोचिए कि आपका जैसा गोंदिया एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन उनको बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम पता ही नहीं है।
आपको लगता है कि आप बहुत पीछे है, गोंदिया के बारे में ये नहीं पता, वो नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वेस्ट बंगाल के लोगों को पूछता हूँ तो वो अभी भी उसी तरह से सैचुरेटेड लेवल पे कि सर बैंक से लोन नहीं मिलता, बैंक वाले लोन नहीं देते, बैंक वाले भगा देते, क्योंकि अपन ने कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी नहीं रहती, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम ही नहीं किया रहता, कभी पढ़ा ही नहीं रहता। सर मेरे दोस्त ने बना की थी, बैंक में जाके सबमिट करना है। लेकिन आपका बिजनेस है, आपको बिजनेस में आगे जाना है, लेकिन वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। बैंक वाला बोलता बेवकूफ है, बेवकूफ आदमी क्या बिजनेस करेगा, उसको कुछ भी नहीं पता। तो उनको डायरेक्टली ये पता चलता कि आप वो बैंक के से पैसे लेकर आपका खुद का लॉस करने वाले। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कभी कभी अभी बैंक वाले जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा होता है कि वो उन लोगों के पैसे वे ऑफ करते हैं, लेकिन अपने कभी पैसे वे ऑफ नहीं करेंगे। छोटे छोटे से लोन चाहिए रहते। आज बात करते करते मैंने जयेश जी से एक बात भी की थी, जो बात उन्होंने यहाँ पे शेयर की। मुझे लगता है कि उसके लिए एक हैंडशेक होना चाहिए जयेश जी के साथ में बहुत अच्छे से, कि उन्होंने बोला है कि जितने उनके ब्रांचेस है गोंदिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गोंदिया के बाहर में भी, तो आई थिंक अभिजीत हो गया ना, अभिजीत एंड गोंदिया चैप्टर की टीम, इनके लिए बहुत बड़ा टारगेट मैं यहाँ से आज बताना चाहूंगा उनके लिए। वानकर जी आप भी सुनिए, या अजिंक्य आप भी सुनिए। उन्होंने बोला है कि उनके पास में जो स्विस नाम का कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में वो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स की तरफ डेवलप करने के लिए वो सपोर्ट सिस्टम उन्होंने चालू की है। उनके साथ में ये बात हुआ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक के अंदर में लोन जाने के बाद बैंक वाला वो 2 लाख या 3 लाख रुपए भी किसी लेडी को अलॉट नहीं करता है। उसके पास अच्छा प्रोजेक्ट होने के बाद भी उनको लगता है कि ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट आया है और उसके ऊपर में वो काम नहीं करेंगे। तो इनके पास में ऑलमोस्ट गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में कितना ब्रांच है? सारे तालुका में कितना टोटल गोंदिया में? 8 तालुके हैं। तो यहाँ पे 8 या 10 ब्रांचेस होंगे, ऐसे आप कंसिडर करके चलिए। तो 10 ब्रांचेस में अगर 4 लेडीज भी पकड़े तो 40 लेडीज के लिए जयेश जी ने कमिटमेंट किया कि अगर आप इतना एंटरप्रेन्योर्स, लेडी एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास में अगर लेकर आते हैं तो उनको अच्छे से स्क्रूटिनी करा के उनका लोन सैंक्शन कराएंगे, उनकी जो टीम है वो सैंक्शन कराएंगे, और अपने लिए एक टेक ऑफ करने के लिए लेडी को उस लेवल का वो अपने बैंक की तरफ से फाइनेंस करके सपोर्ट देने के लिए उन्होंने कमिटमेंट दिया है अपने लिए। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आप काफी अच्छे से क्लैप्स कर सकते हैं उनके। एक डॉक्यूमेंट लेवल पे अगर बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स के साथ में और उनके सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में हम एक एग्रीमेंट करने की बात करेंगे कि हम उसके लिए कमिटमेंट रहेंगे। और गोंदिया जिला ही नहीं, कुछ कोर टीम यहाँ पे भंडारा डिस्ट्रिक्ट की भी आई है, उन्होंने भी ये बात ध्यान में रखी है कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट में भी उनके ब्रांचेस है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसमें वो टारगेट मैं आपके साथ में भी शेयर करूंगा कि अगर इस तरह से आगे अगर जाते हैं तो ये एक टेक ऑफ अपने लेडीज के लिए बहुत अच्छे तरह से आगे जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, एक बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा फोन आते हैं कि सर हमारा लोन नहीं हुआ, इसके लिए आप बैंक मैनेजर से बात कीजिए। और बहुत तकलीफ वाला पार्ट है, क्योंकि अपने कभी अकाउंट नहीं रहते हैं, कभी अकाउंट प्रॉपर नहीं बनाए रहते, तो कभी कभी हो सकता है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर में भी आपका अकाउंट हो जाने के बाद कुछ ट्रांजैक्शन तो उसके साथ दिखे। अगर वो ट्रांजैक्शन है तो हर कोई वो ट्रांजैक्शन के ऊपर बात करता है। आज के डेट में बैंक आपको जीएसटी का आईडी पासवर्ड मांगता है। क्यों? बोले आपने कितना रिटर्न भरा उसके हिसाब से आपका टर्नओवर दिखता है, आपने कितना पेपर में दिखा है उससे कोई ये नहीं गिनता। वो ये बताता है कि सर आपको एक फ्लैट भी लेना है, और बोलते हैं आप कंपनी कितना है, क्या है, आपका डिटेल्स क्या है, तो वो पूछता है सर आपका जीएसटी का आईडी पासवर्ड दीजिए। वो आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, उनके पास पूरी हिस्ट्री आ जाती है, दैट कंप्लीटली कनेक्टेड विद द बैंक। बैंक के साथ कनेक्ट होकर आपका पूरा डिटेल पता चलता है कि आपने कितने रिटर्न्स भरे और क्या लेवल पे जाना है। तो आप सोचिए कि अगर ये टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चेंज अगर हो रही है तो अपने एंटरप्रेन्योर्स ने क्या लेवल का चेंज आना जरूरी है। कहीं डॉक्यूमेंट लेवल पे जब किसी ने बात किया था यहाँ पे अपने बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स ने कि अभी भी कितने सारे बिजनेसमैन है जिनको पता ही नहीं कि प्रोप्राइटर लेवल की कंपनी रजिस्टर करना चाहिए और बैंक में उसका अकाउंट खोलना चाहिए। कितने तो भी लेडीज जो है वो बोलती कि सर कैश आता है ना, भले ब्यूटी पार्लर है, क्यों नहीं एक प्रोप्राइटर लेवल की कंपनी ओपन करके वो ब्यूटी पार्लर के जो भी पैसे आते हैं वो बैंक में डालना चालू करे, ताकि आपका एक बैंक में ट्रांजैक्शन तैयार हो गए। जब बैंक में आते हैं, डीआईसी में आते हैं, डीआईसी से बैंक में फाइल अलॉट करने के बाद में पता चलता है कि वो लेडी को कुछ भी नहीं आता, कभी बैंक के ट्रांजैक्शन किए नहीं, तो वो बिजनेस कैसे चलाएंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तब मुझे बहुत बुरा लगता है कि सर आपके लोग बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप सोचिए कि ये चीजों की भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है या सिर्फ बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांजैक्शन लेने की जरूरत है। अगर इस
मुकाम से थोड़ा सा आगे अगर स्टेप लेने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अपने लिए बहुत अच्छा होगा। अभी धीरे धीरे आप जरिया देख रहे होंगे कि बिजनेस किस तरह से चल रहा है और जॉब अपॉर्चुनिटी किस तरह से चल रही। हर एक बैंक प्राइवेटाइज होते हुए आगे जा रही, तो बैंक की जॉब अपॉर्चुनिटी आप देख रहे कितनी है या नहीं है, ये आपको पता चल रहा है। रेलवे कहीं कुछ कोर लेवल पे जाने के बाद प्राइवेटाइज लेवल पर हो रहे। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन सेक्टर बढ़ने की वजह से आपके पास की जो अपॉर्चुनिटी है वो कहां पे है? सिर्फ बिजनेस। तो बिजनेस के लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स 15,000 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप कोई भी बिजनेस बोलिए, किसी को कंस्ट्रक्शन का चाहिए तो कंस्ट्रक्शन के 500 करोड़ के लोग अपने पास में है। बड़े बड़े बिजनेसेस है, कोई 100 करोड़ के लोग हैं, 40 करोड़ के, 50 करोड़ के, ऐसे लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। कुछ लोग इस लेवल पे है कि जो नियर अबाउट 15 कंट्रीज में उनका माल सप्लाई करते हैं। इस लेवल के लोग अपने पास में है। लास्ट ईयर 2019 में नवंबर 24-25 के आसपास में बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स का एक ट्रेड फेयर लगा था। काफी लोगों वहां पे, गोंदिया के भी काफी लोग आए थे वहां पे, और वो ट्रेड फेयर इतना ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला था कि मैं लोगों को बता रहा था कि यहाँ 3 गलियां है। वो मैंने वहां स्पीच में भी बोला कि अगर ये पहली गली से जाएंगे तो यहाँ आपको करोड़पति मिलेंगे, दूसरे गली से जाएंगे तो यहाँ से 5 करोड़ या 10 करोड़ वाले लोग मिलेंगे, और तीसरी गली जाएंगे वहां पे मिलेंगे जो अभी करोड़पति होने वाले हैं करके। इतने सारे लोग वहां पे, हंड्रेड्स ऐसे करोड़पति लोगों का बिजनेसेस वहां पे थे। जब लोग आए थे ऑलमोस्ट वी हैव कैप्चर 40,000 लोग वो स्टॉल को विजिट किए थे। तब बहुत सारे लोग इतने मोटिवेट हो गए थे कि सर इतने सारे लोग सच में अपने हैं क्या? कुछ कुछ जेम्स अपने पास में इस तरह से लोग अपने पास में है, लेकिन आपने उनकी सोच, उनका देखने का नजरिया, जो विजन है, इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी कि अगर सपना देखना ही है तो महलों का क्यों नहीं, पैसा नहीं लगता है, लेकिन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने सोचा था कि नहीं, कुछ गाड़ी ऐसे जा, कहीं कहीं बिजनेस के मीटिंग में जब जाता हो तो लोगों को बोलता कि सपने उस तरह से देखो। वो घर में मिर्ची नींबू बहुत हो गया लगाना, दुकान में मिर्ची नींबू लगा के लोग आरती वगैरह सब करते, ऐसे बहुत सारे लोग देखे। मैं बोलता हूँ कि अगर लगाना ही है तो वहां डायरेक्ट मर्सिडीज का लोगो लगाओ ताकि आपको लगे कि दूसरे दिन मेरे पास में गाड़ी तो आ जाए। वो मिर्ची नींबू आने से कोई मतलब नहीं है। आपके सपने उस तरह से होने चाहिए। अगर चाहिए, लगता है कि ऐसी कोई गाड़ी आपके सामने है, अभी से नंबर या जगह डिमार्केट कर लीजिए, वो गाड़ी आपके पास अपने पास आ जाएंगी। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच बहुत जरूरी होती है। मैंने सोचा था कि अपने लोगों के लिए काम करते करते 5 साल तक काम करूंगा, लेकिन 10 साल कैसे मेरे जिंदगी के बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करते करते निकल गए, पता ही नहीं चला। ये कारवां लेके जाते जाते 10 साल हो गए। कई स्टेट, कई कंट्रीज में मैं अलग अलग तरीके से गया। ऑलमोस्ट मैं अभी 8-9 कंट्रीज विजिट भी किया है। उसके अलावा मैं डिफरेंट जगह पे गया, जहाँ अपने लोगों के साथ जब बात करता तो पता चलता कि अभी भी अपना समाज बहुत बहुत डाउन है और बहुत आगे आना है। लेकिन क्या होता है कि एक रत्नदीप कामले यहाँ खड़ा है जो लोगों को बता रहा, लेकिन मुझे ऐसे कई सारे अपने बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो ये सेम बातें बार बार लोगों को बताए। क्योंकि बार बार ब्रेनस्टॉर्मिंग जब तक दिमाग में नहीं डालेंगे, जब तक सामने नहीं आएंगे, जब तक आगे नहीं आएंगे, तब तक ये कारवां आगे नहीं बढ़ने वाला। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप में से जितने लोग हैं, आपका हक बनता है ये स्टेज पे आप बैठना चाहिए करके, मैं नहीं। लेकिन ये लाने के लिए आपको वो जज्बा, आपको वो ताकत, आपको वो मेहनत, बहुत आगे आना पड़ेगा, बहुत ताकत से आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हम जहां से शुरुआत किए थे, हो सकता है हमको वैसी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिली। कभी किसी ने बताया नहीं था कि आपका कोई सर्विस सेक्टर अगर करना है तो उस सेक्टर्स में आपको पैसा ऐसा कोई गवर्नमेंट दे सकता। किसी ने उंगली नहीं पकड़ी हमारी, किसी ने उस लेवल का सपोर्ट नहीं किया। आपके सामने कितने सारे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते, सपोर्ट कर सकते, इस लेवल पे आगे लेकर जा सकते हैं। ये आपके अंदर वो जज्बा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी शेरो शायरी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक पत्थर तो फेंको आसमान में, पर बहुत बड़े होने चाहिए, आसमान में उड़ना चाहिए, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते पर तालियां बजाते। मुझे कभी कभी लगता है कि कोई शेर व शायरी करता, तालियां बजाते, लेकिन उसका असर क्या होता है? ये बोले दरवाजे से आगे निकल गए, प्रेशर खत्म, मोटिवेशन खत्म, बाद में क्या? आज यहाँ पे मीटिंग की, मीटिंग में लोगों ने इतनी सारी मेहनत की, नियर अबाउट 300-400 लोगों तक जाकर एक एक लीफलेट वहां तक पहुंचा है।
कितने लोग ऐसे लगते हैं कि जैसे बदर साहब बैठे, मुझे यहाँ से निगेटिव रिमार्क आया कि गोंदिया में बहुत सारे बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स की फाइल अभी तक नहीं आई। गोंदिया बॉटम लेवल पे आ रहा है। अब आप बताइए कि यहाँ पे एनर्जी है या नहीं है? आप में से कितने सारे लोग बिजनेसमैन हैं यहाँ पे? कितने सारे लोग बिजनेसमैन है अभी यहाँ प्रेजेंट? और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं अभी? चलो कुछ एक 15 लोग यहाँ पे ऐसे दिखे कि जो नए बिजनेसमैन या उस तरह से है। तो मैं वो 15 लोगों को अभी से अपील करना चाहता हूं कि आपके साथ अगर 15 नहीं और 50 लोग यहाँ पे अगर आपके साथ अगर आए तो हो सकता है कि वो नए एंटरप्रेन्योर्स का अगर मीटिंग करना है, उनको कुछ गाइड करना है, तो आई विल पर्सनली कम टू गोंदिया। अगर आप सच में चाहते हैं और आप में से अगर करना है, अगर उनको स्पेशल ट्रेनिंग लगती है तो ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स है जहां पे आपको फुल डेज, 18 डेज या 21 डेज की ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग में आप सच में किस तरह से एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ये एक्टिविटी के पीछे भी हम लगते हैं। हम बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करके उनको उस ट्रेनिंग के लिए भी बातें करते हैं। बात यह है कि आपके पास सिस्टम है, सभी चीजें हैं, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, सिर्फ आना बाकी है। क्योंकि हर जगह हर अलग अलग लोकेशन पे जाता हूं मैं। कुछ जैसे अभी रिसेंटली आपको एक और एग्जांपल बताता हूं कि एक ग्रुप में मैंने पोस्ट किया कि घाना में किसी पर्सन को मैंने अपॉइंट किया है बीइंग एज ए प्रेसिडेंट घाना। तो घाना में एक पर्सन है जो 25 ईयर से वहां पे बिजनेस कर रहा है। कितने साल से? 25 साल से। अब सोचिए घाना एज ए कंट्री आपको क्या लगता है कि क्या अपॉर्चुनिटी होने चाहिए करके। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते, सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। मैं बोलता मेरे पास तो बिजनेसमैन है, यू कैन टेल मी क्या बिजनेस कर सकते। वो यहाँ से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यहाँ से पार्ट्स में लेकर जाता, महिंद्रा के पार्ट्स, ट्रैक्टर्स या बाकी की चीजें स्पेयर पार्ट में लेकर जाकर वहां पे असेंबली करते हैं। क्या करते? असेंबली करते। और पंजाब से बहुत सारे एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट है, वो वहां पे घाना लेकर जाकर वहां पे वो सेल करते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है। मुझे बोलता कि सर मुझे अपने लोग चाहिए जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाए। आप समझ रहे क्या अपॉर्चुनिटी है आपके सामने? एग्रीकल्चर के छोटे छोटे मशीनरीज आपने देखे होंगे, खेत में वो दाने डालते हैं, एक रोलर रहता है जिसके ऊपर से दाने डालते हैं और जमीन में जाते रहते हैं, गड्ढा होता है और दाने जाते रहते हैं, बीजेस, छोटी छोटी मशीन से। लेकिन अपने मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। उसको अलग अलग जगह हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इस साइड से इस तरह से लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। वो बोलता है कि सर ये चाहिए। लोग बोलते कि जॉब नहीं है, उसके पास में ट्रैक्टर चलाने के लिए लोग चाहिए। उसको क्या चाहिए? ट्रैक्टर चलाने के लिए। घाना में उसके साथ रहेंगे, उसके साथ में वो चीज के ऊपर में काम करेंगे। इतनी अलग अलग अपॉर्चुनिटी आपके पास में, इतनी अलग अलग चीजें आपके आजू बाजू में है। लेकिन आपको साथ में आगे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फोरम आपको जहां तक लेकर जाना चाहिए वहां तक लेके जाने की इसकी ताकत है। नियर अबाउट 7 से 8 कंट्री में यहां तक लोग आपके पास में है, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो। जापान से रिसेंटली एक चीज याद आई कि मैं एक 31 या 30th को मैं एक जापानीज डेलीगेट्स को मैं यहाँ पे मिला नागपुर में। उसके साथ में एक डिनर मीट था मेरा। उनका नाम कोइको है। ये पर्सन लास्ट 30 ईयर से नागपुर में, 30 ईयर्स पहले से नागपुर में आए थे। उन्होंने कई सारे लोगों को जापानीज लेकर गए। जापानीज लेकर जाने के बाद में वहां पे उन्होंने बिजनेस भी चालू किया और अपने लोगों को नई अपॉर्चुनिटी अवेल करा दी। रमादे सर, एक और चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बीइंग एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर वो बच्चों को अभी से अगर आपने जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग्स, अगर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज उसके साथ में अगर डालते हैं, तो जापान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो चुकी है। जापानीज के बारे में मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूं उनके साथ बात करते वक्त, कि जापानीज लोग बहुत वर्कहोलिक होते हैं। वर्कहोलिक होने की वजह से ऐसा एक अभी एक पड़ाव वहां पे ऐसा आ चुका है कि उनको उनके एज में जो भी मैरिज एज है उनकी 40 के बाद मैरिज होने लगे उनके, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस। उनको कहीं पे भी किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती। कभी घर जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, कोई भी स्वैप करना है, डोर की एंट्री करना है, हॉल में जाना है, गाड़ी कहीं पार्किंग करना है, ये सब चीज ऑटोमाइज है। उसकी वजह से ऐसा होता है कभी कभी कि उनका साथी की उनको जो जरूरत पड़ती है वो कोई बहुत बाद में पता चलती है। ऐसा होते होते
ये पार्ट वहां तक पहुंच गया कि जापान में अभी 20 साल से लेकर 40 साल के लोग, ऐसी थीन लाइन हो गई है। क्या हो गया? 20 साल से लेकर 40 साल के लोग वहां पे है ही नहीं। आप समझ लीजिए कि ग्राफ ऐसा होने के बाद वो ग्राफ बॉटम लेवल से, इंडस्ट्री सुपरवाइजर, इंडस्ट्री के इंजीनियर्स, फ्रंट लेवल के रिसेप्शन, ये लेवल के लोग, नर्सेस नहीं है वहां। 50-50 हजार, 1-1 लाख नर्सेस की जरूरत है, क्योंकि फ्रंट लेवल पे काम करने वाले लोग नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, वहां पे जॉब करने के लिए उनको इंजीनियर्स चाहिए। कितने चाहिए? 50,000। बट क्या कंडीशन है? जापानी जाना चाहिए। N5, N4 और N3 लेवल तक जापानी जाना चाहिए। अगर वो 1 साल या 2 साल में अगर एक इंजीनियर जापानीज लेवल अगर कंप्लीट करता है, उसके लिए एक 25 से 30 लाख की जॉब अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली मिल जाती है। कितना बड़ा हो गया? छोटा है या बड़ा है? अभी भी कितने सारे इंजीनियर्स बहुत मेहनत करते, अगर उन्होंने मेहनत करते हुए अगर जापानीज सीख लिया, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके लिए? क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी चीज है आपको दिमाग में डालने के लिए कि अगर ऐसा स्कूलिंग आ जाए जहां पे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कहीं कनेक्ट हो जाए, तो वो बच्चा अभी से अगर जापानीज पढ़ना चालू करे, इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो सोचिए जापान के साथ कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपके तक आ सकती है। ये बहुत सारे डिफरेंट फोरम ये होते हैं। अभी ऐसा हो गया कि उनके साथ बात करते वक्त एक और अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे बताया कि सर वहां तो लोग ही कम हो गए, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। अभी ऐसा हो गया कि वो प्रोडक्ट इंडिया में बेच सकते क्या, इस लेवल पे हम सोच रहे करके। मैं बोला सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, आपके प्रोडक्ट क्या है वो बताइए, हम उस तरह की एक टीम तैयार करके उस प्रोडक्ट को सेल करने में भी इंटरेस्ट रख सकते हैं। आपके सामने मैं नई नई अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। जहां जहां जाता हूं, जिन लोगों के साथ में इंटरेक्शन करता हूं, तो मुझे जो भी एक्सपीरियंस आते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा हो सकता है कि मेरे बातों से आप मोटिवेट नहीं होंगे, मैं हो सकता बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं होऊंगा, हो सकता मेरा स्ट्रगल उतना ज्यादा नहीं होगा, या लोग बोलते हैं हमेशा कि सर अपने लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अपने लोगों के साथ बिजनेस करना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उनके साथ में लाकर ऐसे फोरम में कोई तो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना और उसके साथ भी बिजनेस करना, ये लेवल पे भी काम कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि वो स्ट्रगल कितना बड़ा है कि इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, उनके साथ बिजनेस की बातें करना और उनको बिजनेस में लाकर एक दूसरे को बिजनेस देने वाली भी अपॉर्चुनिटी। जैसे सर ने बोला कि सर आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लेवल पे ही बिजनेस की बात करते। अभी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अपने को बड़े करने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कितने तो भी ऐसे लोग हैं जो अपने को सपोर्ट करने के लिए भी पैदा नहीं हुए हैं। तो यहां पे यही है कि जब तक अपन एक दूसरे का हाथ थामेंगे नहीं, तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो कब कौन आदमी खत्म हो गया ये पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे, ये कोविड में हमारे बिजनेसमैन बहुत अच्छे फ्रेंड्स, अचानक सिर्फ मैसेज आया कि सर ये नहीं है। बहुत बुरा लगा। जो 25-25 साल से बिजनेस में था, जिनके शोरूम्स थे, जस्ट चले गए। कोई एक पर्सन था हमारा रेमंड्स का, जिसका शोरूम था, 2-2 शोरूम्स थे, अचानक बोले हार्ट अटैक आ गया, चला गया। ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, 2-2 शोरूम्स। इतनी बुरी हालत हुई कि बहुत बुरी। उनके फैमिली का किस तरह से सर्वाइवल हो रहा होगा ये भी पता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं तो भी अपनी सपोर्ट सिस्टम साथ में होना बहुत जरूरी है। और ये टेक ऑफ है आपके लिए, क्योंकि यहाँ आपके दुकान में कोई स्पेसिफिकली ये बोलकर नहीं आएगा कि अरे जय भीम अभिजीत, मुझे ये चॉकलेट खरीदना है तेरे दुकान से, 1000 रुपए की चॉकलेट चाहिए। ऐसा कोई पर्सनली आकर नहीं करेगा। कोई ये नहीं बताएगा कि एक कोई रमेश कि भैया तेरा कैटरिंग मुझे चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि मैं कर्नाटक की तरफ जाता हूं तो पता चलता है कि कोई अपने लोग हैं, उनका कैटरिंग का बिजनेस है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी कैटरिंग का सर्विसेज नहीं लेते। क्यों? क्योंकि बोले लोअर कास्ट के हैं, उनसे बाल नहीं कटाते। क्यों? लोअर कास्ट के हैं। उनको बहुत सारे लोग अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनको हाथ धोने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर एक सेपरेट मटका और नल रखा रहता है, सिर्फ आप वहां ही हाथ धो सकते हैं, अंदर कुछ नहीं कर सकते करके। ऐसी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था के साथ में आज भी अपने बहुत सारे लोग जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे अपने को उठना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये साथ देना बहुत जरूरी। जब तक आप साथ में नहीं आएंगे, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बदलने के लिए बहुत तकलीफ लगेंगी।
दूसरी बात ये भी थी कि सब्सिडी वाली बातें, हाँ, सिर्फ SC ST ही सब्सिडी नहीं लेता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जैसे हल्दीराम जैसा बिजनेसमैन है, उन्होंने भी DIC और उनके रेफरेंस से बहुत सारी सब्सिडी ली है, बहुत सारे बिजनेस के ऐसी ऐसी चीजें ली है जिसके ऊपर में कि नहीं ये जगह है, फूड का जोन है उसके लिए सब्सिडी, 10 साल के लिए जो भी मिलना है उसके लिए सब्सिडी, इलेक्ट्रिक है उसके लिए सब्सिडी, जो लोन होता है उसके लिए भी कुछ परसेंटेज 1% या 2% की सब्सिडी, लोन का जो डिस्काउंटेड है उसके लिए सब्सिडी, ऐसी सब सब्सिडी उन्होंने गवर्नमेंट की ली है। तो अपन लेना क्या बुराई है, अपन ने तो लेना ही चाहिए। तो ये जो सब सब्सिडी वाली जितनी भी बातें हैं ये अपने लिए भी है, उनके लिए भी है, और अपन नहीं ले रहे तो नुकसान अपना कर रहे। क्योंकि जब पता चलता कि अगर 10 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो और पता चले कि 1 करोड़ अगर या 50 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल रही है तो वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, अपना हक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अपने लोगों के लिए, अपने लिए इतना सारा फंड आता है, अपने पॉलिसी में इतना सारा फंड SC ST एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट के लिए आता है, तो वो अपना हक बनता है ये सभी अपॉर्चुनिटी अवेल करने का। अगर पता चलता है कि वेंचर कैपिटल का लोन 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ का है तो ये लेना चाहिए, अपने लिए है। अगर वो खास SC ST के लिए है तो अपने लिए प्रोविजन किया, क्योंकि ऑलरेडी वैसे पॉलिसी में वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरतूद किया है कि अपने लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए सब चीजें दी है जो बाबा साहब ने ऑलरेडी डाला है। अगर वो नहीं लेते हैं तो अपन वो तो एक पैसा जो अपने पास में आ रहा है उसको ऐसे ही वेस्ट जाने दे रहे, फिर अपनी हक की लड़ाई कब लड़ेंगे? अपना हक का पैसा है वो। ये सब चीजें आपके पास आ रही है, सिर्फ आपको उठना है और आपको अपने आप लिटरेट होना है। आज यहाँ से जो जो चीजें आप सुनकर जाएंगे या जो जो बातें आगे ये करेंगे तो वो आपके दोस्तों को, आपके फैमिली को भी बताना जरूरी है कि आपके घर का एक मेंबर तो भी बिजनेस बनना चाहिए। और बिजनेस बनने के लिए जो जो चीजें करना है, हमारे जो जगत गुरु है तथागत गौतम बुद्ध, उन्होंने बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें अपने लाइफ को जीने के लिए बताए। तो मुझे लगता है कि अपन बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सोच लेकर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो लाइफस्टाइल दिया है अपनी लाइफ को जीने के लिए, उतना भी अगर आपने अपने लाइफ में अगर अडॉप्ट किया और आपने वो पाथ को फॉलो करते हुए आगे अगर चले गए, तो मुझे नहीं लगता कि एक बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनने के लिए एक शीलवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे पता है कि एक शीलवान होने के लिए उसने वो हत्या नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इथिक्स और मोरालिटी फॉलो करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। ऐसी इतनी सिंपल चीजें बताई है, बस उतना भी फॉलो कर दिया तो आपको फिर 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप आपका रास्ता बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं। हर कोई आपको अलग अलग तरीके से बताएगा, लेकिन सार तो वही है कि बस 5 शील भी फॉलो कर दिया तो भी मैं तो अच्छा बंदा रहूंगा। जब आपकी एनर्जी अच्छी है, आपका थॉट अच्छा है, आपके अंदर मोरल है, आप अगर इथिक्स फॉलो करते हैं तो किसकी हिम्मत है जो आपको रोक सके? किसी में हिम्मत है? नहीं। अगर आपको पता है कि आपकी सोच अगर गहरी है, सब कुछ चीजें अच्छे रास्ते से चल रहे हैं, तो जो सोचेंगे वही आपके साथ में आएगा। बुद्धा ने बोला है व्हाट यू थिंक यू बिकम। थिंक बोले तो ऐसा नहीं मेरी पॉजिटिव थिंक है, थिंक बोले तो रोज उस डायरेक्शन में जाने की थिंकिंग। तो थिंकिंग प्रोसेस जब जाएंगे आप, जैसे हमारे पास में बॉटल आई है, बॉटल आने के बाद हम बहुत कॉन्फिडेंस से पीते हैं उसको, बराबर है? क्यों? क्योंकि बहुत फिल्टर है, अपने को लगता है कि बहुत प्योर है। एक ऐसा ही एक जोक याद आया मुझे। एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठते रहते हैं, अचानक एक आदमी आता है और बोलता है कि अरे पानी लाओ पीने के लिए। वो क्या करता है, ग्लास में ऐसे 4 उंगलियां डालकर पानी लेकर आता है। वो उसको बहुत सुनाता है, झापता है, बोले बेवकूफ समझता नहीं, ये इस तरह से पानी देना, इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, इस तरह से पानी लेकर आ रहा है, बोले ये इससे मेरी हेल्थ खराब हो जाएंगी, मुझे अच्छा पानी चाहिए। अच्छा। वो बोलता साहब ये तो बहुत अच्छा है, बोले ये तो मैं बोले हाथ से तो भी उंगलियां डाला है, बोले जो आदमी टाकी में खड़ा होकर पानी दे रहा है उसका क्या बोले। तो क्या होता है, जो दिखता है उस तरह से अपन रिएक्ट करते हैं। अब वो नॉर्मल ग्लास रहा रहता है, लेकिन वो पीछे पता चला रहता है कि टाकी में खड़ा होकर वहां से पानी दे रहा करके, नहीं ना। बट दिस इज द ब्रांड, वो आपके सामने उस तरह से है कि ये प्योर है। अब सोचिए कि अगर आपके थॉट प्योर है तो आपके रिजल्ट भी उसको अच्छे मिलेंगे। तो बुद्धा ने बोला है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो अगर आपके थॉट 100% प्योर करने के लिए आपको एक पाथ दिया है पंचशील का,
अगर वो फिल्टर आपके माइंड में लगा दिया आपने कि ये 5 फिल्टर मैंने अपने आप में, अपने बॉडी में, अपने दिमाग में इसको फिल्ट्रेट कर दिया और इसी रास्ते से मैं आगे चला गया, तो हो सकता है कि मेरा रास्ता, वो बोलते ना कि सुखमय हो जाए, हैप्पी हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए। इस लेवल पे अगर आपने आपके रास्ता अगर चुन लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अगर फेल्यूर भी हो जाए तो आपको तुरंत पता चलेगा कि मैं किस वजह से फेल्यूर हुआ, कहाँ हुआ, किस रास्ते में हुआ और उसकी गलती क्या थी, दोबारा मैं ये चीजें नहीं करूंगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने धम्मा में और बाकी जगह पे दी है जो आपको सच में फॉलो करना है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अपने साथ कनेक्ट होने वाले बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, या जैसे बोलिए कि इंडिया के बाहर ऐसे 10 से 20 ऐसी बुद्धिस्ट कंट्री है, उनको कनेक्ट करना अगर है, तो ऐसे बुद्धिस्ट कंट्री को कनेक्ट करने के लिए जब उनके साथ में जाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तब आपके अंदर का वो शीलवान व्यक्ति उनके साथ जब कनेक्ट करेगा तभी उनके साथ कनेक्ट होगा, या एकदम चिल्लर या चिप वाला, चीटिंग करने वाला आदमी उनके साथ कनेक्ट करेगा तो बिजनेस कर पाएंगे? नहीं ना। आपको भी वो अच्छा पर्सन, अच्छी बातें उनके साथ में शेयर करनी पड़ेंगी, तभी वो बिजनेस इथिकल लेवल पर, मोरालिटी लेवल पे चीजें आगे बढ़ेंगी, तभी हो सकता है कि आप इंडिया के बाहर अच्छे बिजनेसेस कर पाएंगे। एक बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन आपको वो इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाने की ताकत रखता है। आप कितने लेवल पे आगे आ सकते हैं, ये जिम्मेदारी आप पे है। मैं तो कई दूर तक आपको लेके जानना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच कैसी है और आप कितने जोर से उसको पुशअप कर सकते हैं, यही चीजें मुझे लगता है कि अपने सब लोगों को आगे लेके जा सकती है। आज एक पर्सन इस मुकाम पे आया, हो सकता है हजारों ऐसे लोग इस मुकाम पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पे आगरा लेवल पे अगर चले जाएंगे तो आगरा लेवल पे शूज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल पे 10 या 12 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, अपने लोग हैं। ऐसे लोग जब दिखते हैं तब पता चलता है कि अपन अभी भी कहीं पे नहीं है। हो सकता है कि वहां की एक शूज का शोरूम यहाँ पे तैयार हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आपके आगे है, आप यू जस्ट नेम इट। सर मुझे ये चाहिए, इस लेवल पे काम करना है, ये आगे जाना है, या मुझे नए टाइप के बिजनेस है, कोई भी चाहिए, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर। किसी ने बोला कि यहाँ पे ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग करता है। मेरे पास ऑलरेडी एक पर्सन है जिसने अभी तक गया में भी उसकी ई बाइक की फ्रेंचाइजी ये किया, वो भी 2018 से ई बाइक में काम करता है। वो चाइना से मटेरियल इंपोर्ट करके यहाँ असेंबली करता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, उसका चेसिस भी यहाँ पे बनाता है। वो ऑलरेडी एक 10 से 12 जगह पे उसकी फ्रेंचाइजी तैयार होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ मार्केटिंग और बाकी चीजों में। वो कभी कभी पूछता है मुझे कि सर मुझे ऑल ओवर महाराष्ट्र में फ्रेंचाइजी मिल सकती क्या? आई सेड यस। उससे क्या रेट निगोशिएट करना, क्या लेवल पे करना है, ये मैं कर सकता हूँ। अगर कोई लगता है कि किसी को बड़े लेवल के ब्रांड के साथ में ई बाइक का फ्रेंचाइजी भी किसी इसमें लाना है, तो अपने पास एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिसके पास में ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी फैसिलिटी है और वो कंटेनर लेवल पे मटेरियल यहाँ पे इंपोर्ट कराता है। तो आप सोचिए कि अपॉर्चुनिटी है। एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, वो चाहता है महाराष्ट्र भर उसको आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के पार्लर इंप्लीमेंट करने का है। क्या उसके लिए बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर नेटवर्क सही है? लेकिन आप उसमें से कितने ऐसे लोग हैं या कितने ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती है कि एक 5 से 10 लाख रुपए का एक आधा आइसक्रीम पार्लर सेटअप करे? सेटअप करने के लिए डीआईसी से ऑलरेडी वो सर्विस ओरिएंटेड में चीजें हो सकती है। अभी तो आपके लिए सर्विस सेक्टर में लोन लेने के लिए 20 लाख रुपए का भी प्रोविजन हुआ है, 20 लाख। उसमें 25% की सब्सिडी आपके लिए जो लोन और वो लेवल पे मिलने वाली है। तो सोचिए ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे मैन्युफैक्चर ऑलरेडी अपने पास में है जो इस लेवल की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ताकि आप एक बेसिक लेवल का बिजनेस चालू करके आगे चले जा सकते। आज ये नेटवर्क बहुत अलग अलग जगह पे है। आप छोटे छोटे से कोई भी प्रोडक्ट के अगर नाम लेंगे तो हर टाइप के नाम मैं आपको बता सकता। किसी ने बोला कि सर मुझे आटा चाहिए, हाँ। किसी ने 1 से 2 करोड़ के आटा का एक बहुत बड़ा प्लांट डाला है, वो बताइए आप। किसी को हल्दी चाहिए तो हाँ, हल्दी के मैन्युफैक्चरिंग की बड़े बड़े हल्दी के कैप्सूल्स भी बना रहे अपने लोग। तुम्हाला माहिती आहे की जिल्हा उद्योग केंद्राची स्थापना ही उद्योगाच्या विकासाबरोबरच समाजातील लोकांना स्वरोजगार प्राप्त करून देण्यासाठी आहे। तर आमच्या जिल्हा उद्योग केंद्राच्या ज्या योजना आहे त्या अशा प्रकारे उद्योग संचालनालयाने संचालित केल्या आहे की तुम्हाला प्रशिक्षणापासून पुरस्कारापर्यंत त्याची विभागणी केलेली आहे। आमचं कार्यालय फक्त जिल्ह्याच्या ठिकाणीच असतं। जयस्थित चौकामध्ये प्रशासकीय इमारत रूम नंबर 38 मध्ये आहे।
तालुका लेवलला आमचे ऑफिसेस नाही आहे, परंतु आता मॅक्सिमम स्कीम्स ज्या आहे त्या ऑनलाईन झालेल्या आहे. तर मी आता ह्या सर्व योजनांचा तुम्हाला थोडक्यात माहिती देतो. सर्वप्रथम तुम्हाला कोणताही उद्योग सुरू करायचा असेल तर काय आवश्यक असतं? त्या उद्योगाबद्दलचं ज्ञान. त्या उद्योगाबद्दलची माहिती नसेल तर तुम्ही तो उद्योग सुरू करू शकत नाही. त्याकरता जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे EDTP एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम. तर हे जे प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे हे निःशुल्क असतं. तुम्हाला त्याकरता कोणतीही फीस भरावी लागत नाही. याशिवाय या प्रशिक्षणाकरता तुम्हाला विद्यावेतन स्टायपेंड सुद्धा मिळतं. हे जे प्रशिक्षण आहे ते 2 प्रवर्गाकरता दिलं जातं. एक तर सर्व्हिस सेक्टर आणि दुसरं म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर. हे प्रशिक्षण 15 दिवसापासून तर 2 महिन्यापर्यंत असतं. प्रशिक्षण हे 2 मान्यताप्राप्त संस्था मिटकॉन आणि MCD तर्फे दिलं जातं. यावर्षीचे आपले कार्यक्रम आता जवळपास संपत आलेले आहे. आम्ही जे कार्यक्रम आहे ते सर्वच प्रवर्गाकरता आहे. आपल्याला DPDC कडनं जनरल कॅटेगरीसाठी फंड मिळतो. ट्रायबलसाठी ट्रायबल डिपार्टमेंटकडनं मिळतं आणि SCP साठी समाज कल्याणकडनं फंड मिळतो. तर हे सर्वच प्रवर्गासाठी हे प्रशिक्षण आहे. हे प्रशिक्षण जे 15 दिवसाचं असतं त्यामध्ये तुम्हाला ₹500 स्टायपेंड मिळतो. 1 महिन्याचं प्रशिक्षण असेल तर ₹1000 आणि 1 महिन्याच्या वर असेल तर ₹1500. तर हे प्रशिक्षण सांगितल्याप्रमाणे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टर, तर हे जवळपास आम्ही 10 ते 15 प्रोग्राम वर्षभराकरता निवडतो. मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये अगरबत्ती मेकिंग, कॅन्डल मेकिंग, परफ्यूम मेकिंग, सॅनिटायझर अशा प्रकारचे उत्पादनाचे व्यवसाय असतात. तर सर्व्हिस सेक्टरमध्ये ब्युटी पार्लर, ड्रेस डिझायनिंग, ऑटोमोबाईल रिपेअरिंग, मोबाईल रिपेअरिंग असे विविध आपण व्यवसाय निवडून प्रशिक्षण देत असतो. तर यावर्षी संपले असले तरी पुढच्या वर्षी एप्रिलपासून हे नवीन प्रोग्राम परत सुरू होतील. आपले अभिजित रामटेके सर आपल्या सगळ्यांशी संपर्कात असतातच. आमच्या ऑफिसशी ते CMEGP स्कीमशी रिलेटेड आहेत. तर तुम्ही त्यांच्याकडनं MCD आणि मिटकॉनचे जे अधिकारी आहेत त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर घेऊन पुढच्या वर्षी करता तुम्ही आणि तुमचे जे रिलेटिव्ह मित्र मैत्रिणी असतील त्यांना या योजनेची माहिती द्या. आता तुम्ही प्रशिक्षण घेतलं. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर तुम्हाला उद्योग सुरू करायचा आहे तर काय लागतं? पैसा. भांडवल सगळ्यांकडेच असतं असं नाही. भांडवलाची कमतरता सगळ्यांनाच लाभते. तर जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे भांडवलाकरता 3 स्कीम आहे. या स्कीम ज्या आहे त्या मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिस याचबरोबर बिझनेस ऍक्टिव्हिटी सुद्धा करता आहे. कोणताही व्यवसाय आमच्या जिल्हा उद्योग केंद्राप्रमाणे 3 कॅटेगरीमध्ये डिव्हाइड केलेला आहे. उत्पादन, सेवा आणि व्यापार क्षेत्र. एक साधा उदाहरण द्यायचं राहिलं तर मोबाईलचं देऊ आपण. तुम्ही मोबाईलचे पार्ट्स किंवा मोबाईल उत्पादन केला तर ते नॅचरली मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर उत्पादन क्षेत्रामध्ये येईल. तोच मोबाईल जर बिघडला आणि तुम्ही दुरुस्तीचं दुकान टाकलं, रिपेअरिंगचं टाकलं, तर रिपेअरिंगचं दुकान कोणत्यामध्ये येईल? सर्व्हिस सेक्टरमध्ये येईल. तेच फक्त तुम्ही नवीन मोबाईल कंपनीचे फक्त विक्रीसाठी ठेवले आणि दुकान टाकलं तर ते व्यापारी क्षेत्र ट्रेडिंग सेक्टरमध्ये येईल. तर ज्या 2 स्कीम आहे PMEGP आणि CMEGP, प्राईम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, आणि CMEGP, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, हे जे 2 कार्यक्रम आहेत ते फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरसाठी आहे. तर या योजनेची मी थोडक्यात तुम्हाला माहिती देतो. PMEGP हा सेंट्रल गव्हर्नमेंट पुरस्कृत कार्यक्रम आहे आणि CMEGP स्टेट गव्हर्नमेंट पुरस्कृत कार्यक्रम आहे. याच्या गाईडलाईन्स ऑलमोस्ट सिमिलर आहे.
दोन्ही ह्या स्कीम ज्या आहेत त्या ऑनलाईन आहे. तुम्हाला ऑफिसमध्ये यायचीही सुद्धा गरज नाही. सर्वप्रथम मी तुम्हाला CMHP स्कीम्सची माहिती देतो. ही जी योजना आहे, या योजनेमध्ये तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टर करता अर्ज करू शकता. साईट तुम्ही CMHP हा वर्ड गुगलमध्ये टाकला तरी साईट येऊन जाते. तरी मी तुम्हाला साईट सांगतो, www.maha-cmhp.gov.in maha-cmhp.gov.in या साईटवर तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. या योजनेमध्ये तुम्ही सर्व्हिस सेक्टर करता 20 लाखापर्यंत अर्ज करू शकता आणि मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी 50 लाखापर्यंत अर्ज करू शकता. या योजनेच्या ज्या अटी आहे अगदी साध्या आहे. तुम्हाला 10 लाखापर्यंत कर्ज पाहिजे असेल तर कोणत्याही शिक्षणाची अट नाही. अनपढ माणूस सुद्धा या योजनेत अर्ज करू शकतो. 10 ते 25 लाखापर्यंत तुमची जर प्रोजेक्ट कॉस्ट असेल तर फक्त 7वा वर्ग पास पाहिजे आणि 25 लाखाच्या वर तुमची प्रोजेक्ट कॉस्ट असेल तर किमान 10वा वर्ग पाहिजे. तर मला वाटतं एवढं कमी शिक्षण कुणाचंच नसेल, त्यामुळे कोणीही अर्ज करू शकतो. त्यानंतर जी वयाची अट आहे ती किमान 18 वर्ष आणि ओपन कॅटेगरी करता 45 आणि रिझर्व्ह कॅटेगरी आणि महिलांकरता 50 वर्ष अशी आहे. ती मला वाटतं सफिशियंट आहे. त्यानंतर आता जे ह्या ज्याला फक्त 2च अटी आपण पाहतो GR नुसार अर्ज प्रोसेस करताना. पण त्यानंतर काही डॉक्युमेंट्स जे स्कीम्स करता लागतात ते तुम्ही ऑनलाईन अर्ज ओपन केला की तुम्हाला दिसतातच साईटला. ते डॉक्युमेंट्स हे 5 ते 7च आहे, फक्त जास्त नाही आहे. तुमचा फोटो, आधार कार्ड, तुमचं शिक्षणाचं प्रमाणपत्र, तुमचा वयाचा दाखला, कॅटेगरी असेल तर कॅटेगरीचं प्रमाणपत्र. याशिवाय आणखी 2 डॉक्युमेंट्स आहेत ते साईटलाच आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आणि एक अंडरटेकिंग फॉर्म आहे, तो सुद्धा साईटलाच आहे की दिलेली माहिती खरी आहे. आता प्रोजेक्ट रिपोर्टबद्दल बऱ्याच लोकांना धास्ती असते कसे तयार करायचं. तर या साईटला मेन्यूमध्ये तुम्ही गेले तर तुम्हाला सॅम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुद्धा दिलेला आहे, तो तुम्ही डाउनलोड करून भरू शकता. तर अशा प्रकारे ही योजना जी आहे, ही योजना जे क्रायटेरिया अगदी साधे आहे, डॉक्युमेंट्सही अगदी साधे आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सबसिडी. या योजनेमध्ये गव्हर्नमेंटने फार मोठी सबसिडी तुम्हाला दिलेली आहे. तुम्ही जर शहरामध्ये व्यवसाय टाकला तर ओपन प्रवर्गाकरता 15% आणि रिझर्व्ह कॅटेगरी आणि महिलांना 25%. तेच तुम्ही ग्रामीण भागात जिथे लोकसंख्या 20,000च्या आतमध्ये आहे तिथे जर व्यवसाय टाकला तर सबसिडी ही ओपन प्रवर्गाकरता 25% आणि महिला आणि रिझर्व्ह कॅटेगरी करता 35% आहे. म्हणजे तुम्ही 1 लाखाचं जर कर्ज घेतलं, समजा ब्युटी पार्लर टाकलं ग्रामीण भागात, तर तुम्हाला 35,000 एवढी मोठी सबसिडी मिळू शकते. तर अशी ही फार चांगली योजना आहे. या योजनेचा तुम्ही सर्वांनी जरूर लाभ घ्या. सगळ्यांना योजनेची माहिती द्या असं मी आवाहन करतो. त्यानंतर जी दुसरी योजना आहे PMAGP, अगदी सेम आहे. यामध्ये काहीच बदल नाही. जी सबसिडी आहे ती सुद्धा सेम आहे. 15 ते 25% सिटीमध्ये आणि ग्रामीणमध्ये 25 ते 35%. ही योजना सुद्धा ऑनलाईन आहे. त्याची जी साईट आहे www.kviconline.gov.in. ही योजना 3 डिपार्टमेंट राबवतं, DIC, KVIB आणि KVIC. शहरा आणि ग्रामीण करता DIC आहे आणि ग्रामीण भागासाठी KVIB आणि KVIC आहे. तुम्ही KVIC ऑनलाईन हा वर्ड टाकला गुगलमध्ये तरी ही साईट येऊन जाते. त्यामध्ये तुम्हाला PMAGP पोर्टल दिसतं. त्या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. जे डॉक्युमेंट्स मी सांगितले CMAGPला ऑलमोस्ट सेम आहेत. ही योजना सुद्धा फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरसाठी आहे. लिमिट अगदी सेम आहे. सर्व्हिस सेक्टर करता 20 लाख आणि मॅन्युफॅक्चरिंग करता 50 लाख.
आता ह्या झाल्या मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरच्या साठी. आता तिसरी योजना जी कर्जाची आहे ती आहे बीज भांडवल योजना, रिव्हाइज सीड मनी स्कीम, RSMS म्हणतात. ही योजना जी आहे ती तिन्ही प्रवर्गाकरता आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिस आणि बिझनेस. म्हणजे तुम्हाला साधं किराणा दुकान टाकायचं असेल, कोणतंही विक्री केंद्र टाकायचं असेल तर तुम्ही या योजनेमध्ये अर्ज करू शकता. ही योजना ऑफलाईन आहे. याचा फॉर्म जो आहे तो आमच्या ऑफिसला उपलब्ध असतो, याशिवाय आमच्या साईटलाही आहे. त्या साईटबद्दल मी तुम्हाला माहिती देईलच. या योजनेमध्ये तुम्हाला 25 लाखापर्यंत अर्ज करता येतो. या योजनेत सबसिडी नाही आहे, परंतु सॉफ्ट लोन आहे, मृदू कर्ज म्हणतात, 6%. ओपन कॅटेगरी करता 15% आणि रिझर्व्ह कॅटेगरी करता 20% हे सॉफ्ट लोन असतं. म्हणजे तुम्ही 1 लाखाचं कर्ज घेतलं तर 20,000 कर्ज हे DIC देतं 6%, आणि उरलेलं जे 80% राहील ते बँकेच्या कमर्शियल रेटनुसार 10-11% जो काही असेल त्यानुसार आहे. हा फॉर्म जो आहे तो आमच्या ऑफिसमध्ये उपलब्ध आहे. तो भरून तुम्हाला 2 कॉपीमध्ये द्यावा लागतो. त्या फॉर्ममध्ये काय डॉक्युमेंट्स जोडायचे आहे ते फॉर्ममध्येच मेन्शन असतं. साधारणतः तुमच्या शैक्षणिक वयाच्या ज्या अटी आहेत त्या दिलेल्या असतात. त्यानुसार हा फॉर्म 2 प्रतीत आल्यानंतर आम्ही 1 कॉपी ठेवतो आणि 1 बँकेला पाठवतो. बँकेने जेवढा कर्ज मंजूर केलं त्या प्रमाणात 20% आम्ही तुम्हाला सॉफ्ट लोन देतो. यामध्ये वयाची जी अट आहे ती 18 ते 50 वर्ष आहे रिझर्व्ह कॅटेगरी करता, आणि ओपन करता 18 ते 45 आहे. शिक्षणही फक्त 8वा वर्ग पास आवश्यकता आहे. तर हे झाले तुमच्या भांडवलाकरता. आता तुम्ही उद्योग सुरू केला, तो उद्योग सस्टेन झाला पाहिजे. सुरुवातीला नॅचरली तुम्हाला तेवढा नफा मिळत नाही, अडचणी येतात, त्यामुळे तुम्हाला प्रोत्साहनाची गरज असते. त्याकरता जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत PSI पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ह ही योजना राबवली जाते. यामध्ये एक तुम्हाला कंबाईन पॅकेज दिलं जातं. महत्वाचं म्हणजे SC आणि ST प्रवर्गाकरता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामूहिक प्रोत्साहन योजना, याला समांतर योजना जी आहे ती जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे राबविली जाते. या योजनेमध्ये तुम्हाला जे लाभ दिले जाते थोडक्यात सांगतो. तुम्ही उद्योगाकरता जमीन विकत घेतली तर तुम्हाला मुद्रांक शुल्क भरावं लागतं. पण या योजनेमध्ये जर तुम्ही अप्लाय केलं तर तुम्हाला स्टॅम्प ड्युटी एक्झम्पशन दिलं जातं. उद्योगाकरता जे तुम्ही कर्ज घेतलं आहे ते कर्ज तुम्हाला परतफेड करावं लागतं. तुम्ही जे बँकेला व्याज देता त्या व्याजमध्ये 5% ही इंटरेस्ट सबसिडी तुम्हाला दिली जाते. याशिवाय पॉवर टेरिफ सबसिडी, तुम्ही वर्षभरात जेही विजेकरता जे बिल भरता, जेवढे युनिट्स वापरले आहेत त्या प्रमाणात तुम्हाला पॉवर टेरिफ सबसिडी दिली जाते. 1 रुपया आणि 2 रुपये. जनरल कॅटेगरीसाठी 1 रुपया, आणि SC ST डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर PSI अंतर्गत तुम्हाला 2 रुपये पर युनिट एवढी सबसिडी दिली जाते. तुम्ही किती युनिट वापरा त्या प्रमाणात तुम्हाला ही पॉवर टेरिफ सबसिडी दिली जाते. याशिवाय टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन, तुम्ही जे ॲडव्हान्स मशिनरी वापरले असेल, जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या लिस्टमध्ये आहे, त्या मशिनरी तुम्ही प्रदूषण विरहित, एनर्जी सेव्हिंग अशा प्रकारच्या ज्या ॲडव्हान्स मशिनरी वापरल्या त्याकरता तुम्हाला 5% कॅपिटल सबसिडी दिली जाते अप टू 25 lakhs. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामूहिक प्रोत्साहन योजनेमध्ये तुम्हाला विशेष अनुदान दिलं जातं, स्पेशल कॅपिटल इन्सेंटिव्ह अप टू 20 to 25%. तर ही अशी फार एक चांगली योजना आहे. या योजनेचाही तुम्ही अवश्य लाभ घ्या. ही योजना सध्या ऑफलाईन सुरू होती, पण आता त्याची साईट डेव्हलप झालेली आहे. त्याची लिंक आता आम्ही प्रेस नोट देऊच, ऑनलाईन अर्ज तुम्हाला करता येईल. आता उद्योग तुम्ही सुरू केला, चांगलं कामही केलं तर तुम्हाला
प्रोत्साहन द्यायसाठी आणि तुमचा सत्कार करायसाठी जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे पुरस्कार सुद्धा दिले जातात. तर जिल्ह्यातले जे 2 चांगले उद्योग ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केलं आहे, त्यांना प्रथम आणि द्वितीय पुरस्कार दिला जातो. 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी जनरली आम्ही पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ₹15,000 आणि ₹10,000 असे पुरस्कार देऊन आम्ही तुमचा सत्कार सुद्धा करतो. तर आता ह्या सर्व योजना ज्या आहे त्या योजनेची मी तुम्हाला माहिती दिली. त्या सर्व योजना आमच्या साईटला उपलब्ध आहे. ती साईट तुम्ही लिहून घ्या, www.di.maharashtra.gov.in. DI फॉर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, सगळं स्मॉल, www.di.maharashtra.gov.in. या साईटवर ह्या सगळ्या योजना आहे. याशिवाय उद्योजकांना मार्गदर्शक म्हणून गाईडलाईन्स सुद्धा आहे. तुम्हाला उद्योग सुरू करताना कोणकोणत्या स्टेप्स घ्यायला पाहिजे. आता बऱ्याच उद्योजकांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं, काय डॉक्युमेंट्स लागतात, काय करायला पाहिजे. त्याकरता या साईटवर तुम्हाला मार्गदर्शन सुद्धा आहे. तुम्हाला जमीन घ्यावं लागते, त्याबद्दलची माहिती, ती जमीन NA असली पाहिजे. नंतर कोणकोणते सर्टिफिकेशन पाहिजे, पोल्युशनचं पाहिजे, नगर परिषदची NOC पाहिजे, ना हरकत प्रमाणपत्र पाहिजे. त्याबद्दलची आवश्यक ती माहिती या साईटला दिलेली आहे. तर तुम्ही या साईटला हे सर्व जे काही मी सांगितलं त्याबद्दलचं इन्फॉर्मेशन प्राप्त करा. बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर असोसिएशन ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री गोंदिया चॅप्टर द्वारा या कार्यक्रमाचे आयोजित करण्यात आलेलं होतं. या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित माननीय बी रत्नदीप कांबळे सर, संस्थापक बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर असोसिएशन ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, त्याचप्रमाणे माननीय बी जयेश रमादे सर, संस्थापक सहयोग ग्रुप गोंदिया, त्याचप्रमाणे माननीय हेमंत बदर सर, महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र गोंदिया व त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व मंडळींनी आपलं मौल्यवान वेळ या कार्यक्रमाला घेऊन जी या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलेली आहे त्याकरिता मी सर्वांचा बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर असोसिएशन ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री गोंदिया चॅप्टरद्वारे आभार प्रदर्शन करीत आहे आणि हा कार्यक्रम इथंच संपला असा जाहीर करीत आहे.